लास्ट लेक्चर में हमने किए थे इंस्टीट्यूशंस, है ना, जो भी ओल्ड इंस्टीट्यूशंस हैं उनके ऊपर हमने किया था रीड कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं, क्या चीज़ें हैं उनके अंदर और कहाँ कहाँ पे हैं, ये सारी चीज़ें थी। अब यहाँ पे क्या है कि इस लेक्चर नंबर 2 के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, पॉलिसीज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पॉलिसीज क्या हैं कि पॉलिसीज या एजेंसीज, अब देखो हमने मैंने इसको अपडेट किया है और जैसे हम पहले डायरेक्ट पॉलिसी स्टार्ट कर रहे थे, अभी हम उस तरीके से नहीं पढ़ेंगे। अभी हम किस तरीके से पढ़ेंगे कि हम स्टार्टिंग से समझने की कोशिश करेंगे कि ये किस चीज की पॉलिसीज है, या ये जो स्कीम्स हैं, ये जो एजेंसीज हैं, ये क्या काम कर रही हैं और कहाँ काम कर रही हैं, क्यों काम कर रही हैं, क्या काम है इनका, है ना। तो यहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं कि देखो जब भी हमारी कोई एजेंसी तैयार होती है, एजेंसी इन द सेंस जो भी गवर्नमेंट की एक कोई भी जो गवर्नेंस करते हैं या फिर कोई भी मतलब कुछ चीजें बनाते हैं या कुछ चीजों को हैंडल करते हैं, कोई पॉलिसी कोई नीति बनती है, ठीक है, वो सारी कौन बनाता है, किस तरीके से बनाता है और एजुकेशन के सेक्टर में उसको किस तरीके से रेडी किया जाता है। तो यहाँ पे हमारी सबसे पहले आती है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी कि हमारा शिक्षा का मंत्रालय। ठीक है, उसके अंडर उसके दो डिपार्टमेंट्स आते हैं। ठीक, कौन से डिपार्टमेंट्स आते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, यानी कि जो स्कूली शिक्षा है और जो साक्षरता है उसका एक तो विभाग आता है। दूसरा विभाग कौन सा आता है, उच्च शिक्षा का, यानी कि हायर एजुकेशन का। अब ऑब्वियस सी बात है कि हमने किससे डील करना है, हायर एजुकेशन से करना है। तो यहाँ पे हम आगे इसके अंदर जितनी भी चीजें आती हैं गवर्नमेंट की करंट, उन्होंने नई बहुत सारा कुछ इसमें आपको नया मिलेगा डॉक्यूमेंट के अंदर। तो जो भी नई स्कीम्स नई चीजें उन्होंने शुरू की हैं वो क्या है, अंडर हायर एजुकेशन हम ऐसा क्या पढ़ रहे हैं, ऐसा क्या देख रहे हैं जो हमें और आगे ग्रो मतलब करने के लिए गवर्नमेंट ने नया शुरू किया है। ठीक है, अब इसके अंदर एक तो मैंने एजुकेशन मिनिस्टर्स का यहाँ पर डाल दिया है, ये फोटो कट हो गई है बट हाँ इसको मैं भेज दूंगी आपको। ठीक है, ये आपको मैं ऑफिशियल से ही करवाती हूँ आज। वेट, ठीक है, दिस इज द डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के अंदर देखो ये कह रहे हैं कि जो हमारी मिनिस्ट्री है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ओवर डेवलपमेंट ऑफ बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ हायर एजुकेशन सेक्टर, यानी कि बिल्कुल ही उनके जो कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज, जितनी भी उच्च शिक्षा के अंदर जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां से लेके उनकी क्वालिटी तक सारी चीजों के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, MOE, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, बोथ इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी एंड प्लानिंग, यानी कि कोई नीति बनाने और उसे उसकी योजना बनाने और कोई भी नीति को लागू करने, सारी चीजों के अंदर उनका ही जो है कंट्रीब्यूशन है। अंडर अ प्लान्ड डेवलपमेंट प्रोसेस, द डेवलपमेंट लुक्स आफ्टर एक्सपेंशन ऑफ एक्सेस एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट इन हायर एजुकेशन। जैसे मैंने कहा कि इन दो लाइनों में इन्होंने यही लिखा है कि अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर से भी बात करें तो वहां से लेके एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसे मेंटेन करने तक बीच में जितनी भी चीजें आ जाती हैं, है ना, वो सारी के सारे उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जो की जाती हैं वो सारे के सारे किस कौन हैंडल करता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैंडल करती है। ठीक है, अब इसमें से कुछ इनिशिएटिव्स यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे लिखे हुए हैं, ये इनमें से कुछ तो बिल्कुल न्यू है। आईसीटी इनिशिएटिव्स हम पढ़ते हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैंने आपको एक डॉक्यूमेंट ऑलरेडी आईसीटी में करवाया हुआ है, बट हाँ यहाँ भी हम इसको एक बार जस्ट गो थ्रू करेंगे। ठीक है, अब आईसीटी के क्या इनिशिएटिव्स, यानी कि ऐसे कौन से हायर एजुकेशन के अंदर इनिशिएटिव्स हैं जो कि आप अपने डॉक्यूमेंट से भी देख सकते हो, आप यहाँ से भी देख सकते हो, दोनों जगह आपको मिल जाएगा। तो मैं यहीं से ऑफिशियल वेबसाइट से आपको करवा रही हूँ। ठीक है, अब आईसीटी के थ्रू यानी कि जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, यानी टेक्नोलॉजी के थ्रू हम क्या चीजें जो है हमें अवेल कराई गई हैं हायर एजुकेशन के अंदर। तो एक तो पहली चीज आ जाती है कि हमें ऑडियो वीडियो का जो ई कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, ऐसे कौन से पोर्टल्स हैं हमारे पास, ऐसे हमारे पास एक तो स्वयं है और दूसरा हमारे पास स्वयं प्रभा है, दोनों ही हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। तो स्वयं क्या है, एक पोर्टल है जिसके ऊपर आपको 9th से लेके पोस्ट ग्रेजुएशन तक की ऑनलाइन क्लासेस जो है प्रोवाइड हो जाती है, कोर्सेज है, फ्री ऑफ कॉस्ट है एंड इसके अंदर कोई भी कहीं से भी एनरोल कर सकता है। दूसरा स्वयं प्रभा, जिसके अंदर 34 चैनल्स हैं करंटली वर्किंग ऑन स्वयं। ठीक है, स्वयं के जो करिकुलम है उसको स्वयं प्रभा पे पढ़ाया जाता है, ये चैनल्स हैं जो कि 24/7 रन करते हैं।
देन आता है कि हमें अगर किसी जर्नल या फिर किसी ई बुक का अगर मुझे एक्सेस चाहिए डिजिटली, तब हमारे पास कौन से प्लेटफॉर्म्स है। तब एक तो हमारे पास नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी है, NAD NAD, ठीक है, सॉरी NLD है। देन हमारे पास है ई पाठशाला, ठीक है, जो हम ऑलरेडी ये भी हम कर चुके हैं। इसके ऊपर भी बुक्स अवेलेबल हैं, गेट फ्री बुक्स एंड करिकुलम बेस्ड ऑन ई कंटेंट। देन आता है शोध गंगा, इसके ऊपर हमें बहुत सारे थीसिस या डिसर्टेशंस मिल जाते हैं ऑल ओवर द यूनिवर्सिटीज जितनी भी इंडिया की हैं। देन ई शोध सिंधु, ठीक है, जिसके ऊपर हमें जो भी जैसे साइनॉप्सिस हैं या जर्नल्स हैं, ये सारी चीजें हमें अवेल हो जाती हैं। देन आता है हैंड्स ऑन लर्निंग, यानी अगर मुझे कोई क्रैश कोर्स करना है, मुझे कोई लैंग्वेज सीखनी है, मुझे कोई इस तरीके का कोर्स मतलब शॉर्ट टाइम कुछ सीखना है, तो मैं ऐसी लर्निंग जो है कौन से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कर सकती हूँ, वो कौन से हैं। एक तो है ई यंत्र, ठीक है, इंजीनियरिंग फॉर बेटर टुमारो, ठीक है। इस पे इंजीनियर्स जो हैं अपने अपनी ट्रेनिंग्स के लिए अपने आप को एनहांस कर सकते हैं, और ये IIT बॉम्बे का इनिशिएटिव है, ठीक है। एंड देन आता है फोजी, फोजी भी हम पढ़ चुके हैं। फोजी है फ्री या लिबरल एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर फॉर एजुकेशन, ठीक है। इसके ऊपर सारी आपको मतलब सॉफ्टवेयर जो है ओपनली मतलब आपको अवेल होते हैं, और ये लैब्स के लिए इट रन्स लैब्स इन ओपन सोर्स में ही लैब्स रन करते हैं। देन आता है स्पोकन ट्यूटोरियल, ये भी हम पढ़ चुके हैं, मैंने इवन दिखाया भी है आपको अर्लियर हमारे ICT के लेक्चर्स के अंदर। सो एनकरेज करता है ये एमिनेंट फैकल्टी टू प्रोवाइड ट्रेनिंग कंटेंट फॉर सेल्फ लर्निंग, यानी अगर मुझे कोई अपनी अपनी किसी भी चीज में मुझे कोई मतलब मुझे लगता है कि मैं अगर इस चीज में अपने प्रोफेशन में लैक कर रही हूँ या मुझे ये चीज सीखने की जरूरत है, तो मैं वहाँ यहाँ से पढ़ सकती हूँ स्पोकन ट्यूटोरियल से। देन आता है वर्चुअल लैब्स, ये एक तरह की प्रयोगशालाएं हैं, लेबोरेटरीज हैं, ठीक है, एंड जो कि वर्चुअल है यानी डिजिटली प्रेजेंट है। देन हमारे पास आता है नेशनल इंटर्नशिप पोर्टल, इसके ऊपर स्टूडेंट्स या फ्रेश इंजीनियर्स जो है वो इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, इंटर्नशिप कर सकते हैं। देन आता है नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी, पोर्टल डेवलप्ड फॉर द लर्नर्स के लिए है ये, एंड फ्री सीट फॉर एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स ऑफ हायर एजुकेशन फ्रॉम वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, जो भी हमारे वीकर सेक्शन है उनके लिए अलग से रिजर्वेशन है, दे कैन अपील फ्री सीट्स फ्रॉम हियर। देन आता है ई गवर्नेंस का प्लेटफॉर्म, जिससे हम ई गवर्नेंस मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट जब हमें डिजिटली कोई भी सर्विस देती है, दैट इज ई गवर्नेंस, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, समर्थ, समर्थ क्या है, यूनिवर्सिटी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग है, ये स्टूडेंट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल है, यानी कि आप जब एनरोल करते हैं हायर एजुकेशन के अंदर, उसका पूरा जितना भी आपको जब तक आप कर रहे हैं मतलब बने हुए हैं उसके अंदर। सो ई गवर्नेंस फॉर इंस्टीट्यूशंस या यूनिवर्सिटीज के लिए ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो उन्हें डिजिटली बनाए रखता है, स्टूडेंट के साथ उसकी पूरी प्रोफाइल आप कह सकते हैं कि कनेक्ट रखता है, ठीक है। देन आता है ट्रैक योर प्रोग्रेस, ट्रैक योर आप मतलब अपनी जो प्रोग्रेस है वो कैसे ट्रैक कर सकते हैं। विद्वान, जैसे मैंने आपको ये खोल के भी दिखाया था, इसके अंदर एक्सपर्ट्स का पूरा डेटाबेस है, हमारे नेशनल लेवल के जितने भी जिस भी डिपार्टमेंट के एक्सपर्ट हैं। देन आता है इंडियन रिसर्च इंफॉर्मेशन नेटवर्क सिस्टम, ठीक है, यहाँ पे भी रिसर्च के रिगार्डिंग जो है इंफॉर्मेशन रहती है, पूरा ही नेटवर्क सिस्टम है। देन नेक्स्ट आता है शोध सिंधु, शोध सिंधु जो कि प्लेग डिटेक्ट सॉफ्टवेयर है, ठीक है, शुद्धि है, सॉरी शोध शुद्धि, शुद्धि मीन्स आप जब प्लेग निकाल के उसको एकदम से अपना बना लेते हो, यानी कि आपका खुद का हो जाता है, वो प्लेग निकल जाता है उसमें से, एंड ओरिजिनल हो जाता है। सो एनकरेज ओरिजिनल इंफॉर्मेशन बाय प्रिवेंटिंग प्लेगरिज्म, तो इसमें ये प्लेगरिज्म को डिटेक्ट करके आप उसे हटा सकते हैं इस सॉफ्टवेयर के थ्रू। देन नेक्स्ट आता है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, ABC, जिसे बोलते हैं ये स्टूडेंट्स का एकेडमिक क्रेडिट रिपोजिटरी है, यानी कि कितने क्रेडिट्स आपके इकट्ठे होते जा रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ पे डिपॉजिट होते चले जाएंगे। एंड फैसिलिटी टू स्टोर ट्रांसफर एंड क्रेडिट रिडेम्पशन, जैसे मान लीजिए कई बच्चे कई बार ऑनलाइन ले रहे हैं, कोई प्राइवेट ले रहा है, फिर से रेगुलर हो रहा है, तो वो जो क्रेडिट ट्रांसफर्स हैं वो यहाँ से किए जा सकते हैं। तो एक स्टूडेंट के कितने क्रेडिट्स हैं उसकी स्टडीज के, उसकी डिग्रीज के, वो सारी चीजें यहाँ पे रहती हैं, ठीक है। अब ये तो थे सारे ICT के, मैंने एक बार गो थ्रू ही करवाए हैं ये, जस्ट बिकॉज ये हम एक डिटेल हम करते हैं इसकी जब हम ICT करते हैं। तो ये सारे प्लेटफॉर्म्स जो हैं वो ICT के थ्रू जो गवर्नमेंट ने ओपन किए हैं। अब हम करते हैं इसमें से कुछ रिसर्च स्कीम्स, यानी कि रिसर्च स्कीम्स के अंदर क्या आता है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है।
रिसर्च स्कीम्स क्या है, जो भी स्कीम्स अभी तक गवर्नमेंट ने हमारे लिए ओपन की हैं, इनमें से एक तो आपको इम्प्रिंट आपको ऑप्शन में आ चुकी है आपके पेपर में। एक तो इस डॉक्यूमेंट के अंदर आपके डॉक्यूमेंट में सारे कुछ है ये, ठीक है, यू डोंट हैव टू वरी कि मैं ऑफिशियल वेबसाइट से करवा रही हूँ, आपने देख भी लिया होगा उसको एक बार। तो नोट से आपको जितनी भी ये सारी शॉर्ट फॉर्म्स हैं, यानी कि ये सारी इम्प्रिंट है या आगे चल के भी आपको फास्ट हो गया, ज्ञान हो गया, ये NIDI, इम्प्रेस, स्टार्स, इन सब की फुल फॉर्म्स आपको याद होनी चाहिए, ठीक है, पहली चीज तो। दूसरी चीज कि इनका डिस्क्रिप्शन जो है, जैसे इन्होंने छोटे छोटे बताया हुआ है कि ये करते क्या है, किस चीज के लिए है, ठीक है, वो चीज आपको साथ में अटैच याद करनी है। अब पहली चीज यहाँ पे इम्प्रिंट आती है, ठीक है, इम्प्रिंट स्कीम। अब इम्प्रिंट क्या है, इम्पैक्टिंग रिसर्च इन टेक्नोलॉजी, यानी कि ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट्स ऑन सोशली रेलिवेंट साइंस एंड इंजीनियरिंग चैलेंजेस, ठीक है, इसके ऊपर प्रोजेक्ट्स रन होते हैं जो कि रिसर्च जिनके ऊपर चल रही है टेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है। एंड इसमें ये 50% तो आधा ये मिनिस्ट्री ने खोला हुआ है और आधा अदर मिनिस्ट्रीज इसके ऊपर काम करती हैं। अदर जैसे मान लो हमारी टेक्निकल मिनिस्ट्रीज के ऊपर काम करती है, क्योंकि टेक्निकल टीम से मतलब टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तो इस तरीके से दूसरी जो एजेंसीज हैं वो भी काम करती हैं। एंड अगर इसका ऑफिशियल लिंक हम देखें तो वो भी हम विजिट कर सकते हैं। देन आता है UAY। UAY क्या है, उच्चतर आविष्कार योजना। अब आविष्कार क्या है, इनोवेशन, ये इनोवेशन को प्रमोट करते हैं, यानी कि अगर आप कुछ नया, अगर किसी प्रोजेक्ट में कुछ नया बना है उसे प्रमोट करना हायर लेवल, हायर एजुकेशन के अंदर। सो प्रोजेक्ट्स टू प्रमोट इनोवेशन ऑफ हायर ऑर्डर दैट डायरेक्टली इम्पैक्ट्स द नीड्स ऑफ द इंडस्ट्री। हो सकता है किसी ने कुछ ऐसा इन्वेट किया हो, कुछ ऐसा इनोवेट किया हो जो कि औद्योगिक क्षेत्र में या किसी भी इंडस्ट्री में उसकी नीड हो, तो उसे प्रमोट करने के लिए ये साइट जो है वो बनाया गया है, ये पोर्टल। इसे जो फंड करने वाले हैं वो आधा इसको हमारी जो मिनिस्ट्री है वो करती है 50%, 25% इसे इंडस्ट्रीज जो है वो फंड करती हैं और बाकी की 25% अदर मिनिस्ट्रीज इसे फंड करती हैं, पैसा लगाती हैं इसमें। देन आते हैं रिसर्च पार्क्स। अब रिसर्च पार्क्स क्या है, रिसर्च पार्क्स क्या है, रिसर्च पार्क्स बीइंग सेट अप एट 7 रिसर्च पार्क्स जो है वो अलग अलग सेटअप हो रहे हैं। और ये कहाँ पे सेटअप हो रहे हैं, ये सारे इन IIT सेंटर्स के अंदर सेटअप हो रहे हैं। एंड दे विल सर्व द फॉलोइंग पर्पसेस। ये क्या करेंगे, ये एक तो R&D के लिए यानी रिसर्च पर्पसेस के लिए काम करेंगे। देन एक्ट्स एज सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, विल वर्क ऑन नेशनल मिशन प्रोजेक्ट्स, सेट अप लाइब्रेरीज, इंक्यूबेशन हब या रिसर्च कम एकेडमिक हब, ठीक है, ये सारे काम ये करेंगे। यानी कि ज्यादातर इनका काम क्या होगा, रिसर्चेस के फील्ड के अंदर चीजों को सॉर्ट करना, एक्सप्लोर करना, उनकी उनके एकेडमिक हब के ऊपर काम करना, ठीक है। और इट विल एक्ट एज अ सेंटर ऑफ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड ऑल्सो ट्रांसफर। तो ये सारे काम ये करेंगे जितने भी रिसर्च पार्क्स होंगे। एंड ये कहाँ पे खोले जाएंगे, IIT गुवाहाटी, IIT दिल्ली, IIT कानपुर, खड़गपुर, बॉम्बे, हैदराबाद एंड IISC यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस, ठीक है। यहाँ पे ये जो है ओपन किए जाएंगे 7 रिसर्च पार्क्स अलग अलग। नेक्स्ट आता है फास्ट। नाउ व्हाट इज फास्ट, ट्रेनिंग एंड रिसर्च इन फ्रंटियर एरियाज। अब कुछ फ्रंटियर एरियाज हैं, 36 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस इनके ओपन मतलब होंगे एंड हैव बीन सेटअप। ये सेटअप है किसके लिए, अंडर फास्ट स्कीम। ये क्या है, फास्ट स्कीम है, ट्रेनिंग एंड रिसर्च इन फ्रंटियर एरियाज। फ्रंटियर रिसर्च जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर फोकस करके इनको ओपन किया गया है, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है ज्ञान। ज्ञान क्या है, ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क। अब फुल फॉर्म्स में अगेन कह रही हूँ, जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं ट्राई टू लर्न इट इन इंग्लिश ओनली, ठीक है, क्योंकि पेपर में कई बार मैं हर बार ये चीज बोलती हूँ कि पेपर में बहुत बार होता है कि किसी किसी चीज की ना कोई ट्रांसलेशन नहीं होती है, या फिर वो इंग्लिश के वर्ड को ही हिंदी में लिख देते हैं, या तो फिर वो अलग तरीके से उसको ट्रांसलेट कर देते हैं। तो बेटर होगा अगर आप कोशिश करके इसको इंग्लिश में लर्न करें। तो ज्ञान क्या है, शॉर्ट कोर्सेज है 1 या 2 वीक के, आर टेकन अप बाय इंटरनेशनल फैकल्टी इन इंडियन इंस्टीट्यूट्स, ठीक है। बाहर के जो लोग हैं, मतलब बाहर के फॉरेन के जो फैकल्टी है वो इंडियन इंस्टीट्यूट्स के अंदर आके 1 या 2 हफ्ते में आपको वो कोर्स जो है वो करवा देते हैं। देन आता है स्पार्क। स्पार्क क्या है, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन।
अब रिसर्च जो एकेडमिक जो एरिया के अंदर रिसर्च होती है उसके लिए है रिसर्च कोलैबोरेशन विद फॉरेन इंस्टीट्यूट्स इन टॉप 500 QS 2020 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग और इन द टॉप 200 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग। तो वर्ल्ड की यूनिवर्सिटी रैंकिंग के अंदर या तो टॉप 5 जो फॉरेन इंस्टीट्यूट्स हैं उनके साथ काम करना या फिर टॉप 200 जो इंस्टीट्यूट्स हैं उनके साथ मिलके रिसर्च के ऊपर काम करना। देन नेक्स्ट आता है NIDI। NIDI क्या है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर डिजाइन इनोवेशन। अब ये डिजाइनिंग के ऊपर है। सो इसके अंदर हम क्या हो रहा है, स्कीम टू सेट अप डिजाइन इनोवेशन सेंटर्स, ओपन डिजाइन स्कूल्स, यानी डिजाइन जैसे बहुत सारे आर्ट वर्क्स हो गया या इनोवेशन के अंदर हो गया डिजाइन, न्यू डिजाइन, देन या फिर आपका आर्किटेक्चर के अंदर हो जाता है डिजाइनिंग पर्पसेस से, ठीक है, फॉर मेकिंग इंडियन इंडस्ट्री ग्लोबली कॉम्पिटिटिव। तो ये हमें इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करते हैं। देन नेक्स्ट आता है इम्प्रेस। इम्प्रेस क्या है? इम्पैक्टफुल पॉलिसी रिसर्च इन सोशल साइंसेस। तो हमारे सोशल साइंसेस के फील्ड में जितनी भी रिसर्चेस होती हैं उनकी, मतलब जितनी पॉलिसी रिसर्चेस होती हैं उनके ऊपर। तो रिसर्च प्रोजेक्ट इन पॉलिसी डोमेन सच एज स्टेट या डेमोक्रेसी के बेसिस पे, या फिर अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, मीडिया, कल्चर, सोसाइटी, ये सारी चीजें याद आती हैं। जैसे सोशल साइंसेस के अंदर हमारे सब्जेक्ट्स जो हैं, जैसे एजुकेशन हो गया या सोशियोलॉजी हो गया या आपके हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गई, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं। देन आता है स्टार्स। स्टार्स क्या है? स्कीम फॉर ट्रांसफॉर्मेशनल एंड एडवांस्ड रिसर्च इन साइंसेस। ठीक है, अब ये क्या करती है? सोशली रेलिवेंट रिसर्चेस के ऊपर है एक तो ये बेस, एंड द फॉलोइंग 6 ट्रस्ट एरियाज इसके अंदर आते हैं। 6 ट्रस्ट एरियाज कौन कौन से? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, नैनो साइंसेस, डेटा साइंसेस, मैथमेटिक्स एंड अर्थ साइंसेस। ठीक है, ये सारे सब्जेक्ट्स इनके अंदर जो रिसर्च का एरिया है, जितनी भी एडवांस रिसर्च होती है वो सारे स्टार्स के अंदर। देन आता है नेक्स्ट प्लेटफॉर्म जिसके जो है स्ट्राइड। स्ट्राइड क्या है? स्कीम फॉर ट्रांस डिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग इकोनॉमी। अब ये क्या है कि जो सपोर्ट करती है हमारी ह्यूमैनिटीज एंड ह्यूमन साइंस इंक्लूडिंग ऐसे एरियाज को जो कि आर्ट्स या इंडियन लैंग्वेजेस या फिर कल्चर या फिर नॉलेज सिस्टम से लिंक करते हैं ऐसी डिसिप्लिनरीज को। क्योंकि ये जो जैसे मेडिकल है वो एक ही मतलब फील्ड है कि मेडिकल है, मतलब डॉक्टर के साथ ही है। जैसे अगर आप जाएंगे कि अगर आप एक्सप्लोर करेंगे ह्यूमैनिटीज को यानी आर्ट्स के एरियाज को, तो उसके अंदर आप कल्चर, आप अदर चीजें, बहुत सारे एरियाज उससे लिंक कर जाते हैं, है ना। जैसे हम लोग भी उसी एरिया से की टीचिंग में चले गए हैं या किसी और एरिया में चले गए हैं। तो जो ह्यूमैनिटीज का एरिया उसके अंदर आप जैसे लैंग्वेजेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं, कल्चर को एक्सप्लोर कर सकते हैं, न्यू नॉलेज सिस्टम को अप्रोच कर सकते हैं, या फिर आप एक नया डिसिप्लिन फॉर रिसर्च जो है वो अप्रोच कर सकते हैं। तो इसके अंदर इन सभी एरियाज के ऊपर होने वाली जो रिसर्चेस हैं इंडिया की डेवलपिंग इकोनॉमी के साथ साथ उससे देखा जाता है। ठीक है, तो ये सारे एरियाज हैं जिनके ऊपर नई जो स्कीम्स हैं, नई नहीं है मतलब कुछ तो इनमें से चलती आ रही हैं ऑलरेडी, जो यहाँ पे आपने देखी ली, एंड ये ही आपको याद करनी है। ठीक है, इनकी फुल फॉर्म सबसे पहले तो आपको याद करनी है, उसके बाद ही कुछ आता है। ठीक है, तो एक तो ये चीज हो गई। अब हम आ जाते हैं आपके डॉक्यूमेंट पे, यही कराया मैंने अभी आपको। अब देखो हायर एजुकेशन जो है हम करें, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन क्या है कि इसके अंदर हमने जो दो मैंने आपको दिखाया कि इसके अंदर सॉरी वो तो मिनिस्ट्री के अंदर था, तो दूसरा नंबर जो हमने देखा कि डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन अलग से वो क्या करता है कि किन किन एजेंसीज के साथ काम कर रहा है, क्या चीजें कर रहा है। The Department of Higher Education MOE is responsible for the overall development of basic infrastructure। ये वही चीज है कि इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके क्वालिटी एजुकेशन तक मेंटेन करना विद इन द कॉलेजेस या फिर यूनिवर्सिटीज ऑल ओवर इंडिया। देन आता है इसके अंदर कौन कौन सी बॉडीज जो है वो काम करती हैं, यानी कि कौन कौन सी एजेंसीज इनके अंदर काम कर रही है। नंबर 1 आती है AICTE, वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पेपर में कई बार आ चुकी है। AICTE क्या है? एक ऐसी आम, हम एक लाइन में हम बात करें तो एक ऐसी एजेंसी है जो इंडिया की जितनी भी टेक्निकल यूनिवर्सिटीज है उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस को, उनकी सारी चीजों को होल्ड करती है। ठीक है, तो
AICTE was set up in November 1949. ईयर आपको याद होने चाहिए, अलग से आपके पास एक डॉक्यूमेंट आ जाएगा जिसमें इन एजेंसीज के अलावा भी जो एजेंसीज हैं उनके ईयर मेंशन है। आपको ईयर याद कर लेने हैं, आपके पेपर में ईयर मैचिंग की तरह आ चुके हैं, ठीक है, कि एक तरफ एजेंसीज हैं और दूसरी तरफ ईयर लिखे होते हैं, तो आपको मैच करना होता है। तो इस तरीके से ईयर भी पूछ लेगा। तो नवंबर 1945 के अंदर ये क्या हुई है, सेटअप हुई है एज अ नेशनल अपेक्स एडवाइजरी बॉडी टू कंडक्ट अ सर्वे ऑन द फैसिलिटीज available for technical education and to promote development in the country in a coordinated and integrated manner. यानी जैसे मैंने कहा कि जितनी भी हमारी टेक्निकल यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, उनको उनको मेंटेन करना, उनकी रूल्स एंड रेगुलेशंस को हैंडल करना, उनकी फैसिलिटीज को देखना, ये सारी चीजें जो है वो AICTE ही करती है। जैसे टेक्निकल एजुकेशन लिखा ना, इसके पीछे ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ठीक है। देन इसे कब सेटअप किया गया था, अंडर द पॉलिसी ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 वाली, ठीक है। कब कब आई है हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, कितनी बार आई है, हाउ मेनी टाइम्स? 3 बार मैम। 3 बार। पहली बार कब आई? पहली बार जो है 86 में, नहीं जो है 89 और फिर पहली बार आई थी 68 में। 68 में, फिर उसके बाद जो है फिर जो है 86 में, फिर 2020 92 में क्या रिफॉर्म आया था, फिर जो है 2020 में। हाँ, जो ये प्रोग्राम ऑफ एक्शन जिसको हम बोल देते हैं, बट हाँ हम जब कंसिडर वो उसी को ही 1986 वाले को ही 1992 के अंदर उसे थोड़ा सा मॉडिफाई किया गया था, उसी के अंदर, जिसे प्रोग्राम ऑफ एक्शन भी अलग से POA भी बोल देते हैं, ठीक है। बट जब हम देखते हैं तो अगर हम NEP को देखते हैं तो वो हमारी 3 बार ही काउंट होती है, और इस बार जो हमारी थर्ड वन है 2020 वो लेटेस्ट है, ठीक है। तो 68 86 उल्टा ही है, इसको ऐसे याद रखना है आपने, 68 एंड 86, ठीक है। सो AICTE जो है वो कब सेटअप हुई थी, 86 वाली पॉलिसी के अंडर ये सेटअप हुई थी, यानी कि पूरी तरह से उसे जो है उसके एक्ट को पूरी तरह से पास कर दिया गया था, ठीक है। तो ये क्या करती है, इसके फंक्शंस क्या हैं, ये क्या चीजें करती हैं, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है फॉर प्लानिंग, यानी पूरी तरह से ये टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स की जितनी भी योजना है वो बनाती है, फॉर्मुलेट करती है चीजों को, यानी कि वहां पे बनाती, जितनी भी चीजें जो है जो लागू करनी है वो सारी करती है, मेंटेन करते हैं उनके नॉर्म्स को, उनके स्टैंडर्ड्स को, यानी कि नियमों को मेंटेन करते हैं ये, ठीक है। देन क्वालिटी एश्योरेंस थ्रू एक्रीडिएशन, अपनी यूनिवर्सिटी को एक्रीडिएट करते हैं, यानी उनको एक्रीडिएट करना, जैसे ग्रेडिंग देना होता है, एक्रीडिएट करवाते हैं अपनी यूनिवर्सिटीज को, ताकि उनकी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो मेंटेन्ड रहे, ठीक है। और AICTE जो है, हाँ जी माइक म्यूट करो अपनी। ओके फाइन। अभी क्या है इसके अंदर, जैसे एक्रेडिएशन की बात आती है कि एक्रेडिएट कौन करता है, NBA, ठीक है। NBA नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिएशन, NBA जो है जितने भी AICTE के अंडर जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, उनको क्या करती है, एक्रेडिएट करती है, यानी चेक करती है टाइम टू टाइम कि क्या वो सही ढंग से अपनी क्वालिटी एजुकेशन दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके एवरीथिंग वो चेक करते हैं और फिर उनको एक्रेडिएट किया जाता है। देन फंडिंग करते हैं, ये फंडिंग इन प्रायोरिटी एरियाज, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन, और उसका मूल्यांकन भी करते हैं, ठीक है। फिर देन आता है मेंटेनिंग पैरिटी ऑफ सर्टिफिकेट्स एंड अवार्ड्स, जो भी बच्चों को जो भी टेक्निकल जो भी सर्टिफिकेट्स दिए जाते हैं आफ्टर द डिग्रीज, आफ्टर द डिप्लोमास, वो सारे अवार्ड देने। देन द मैनेजमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन द कंट्री। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि सारी कंट्री, मतलब कंट्री के अंदर सारे जितने भी हमारे टेक्निकल एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं वो सारे जो है वो AICTE उनको मेंटेन करती है, तो ये इसका काम है।
अब देन उसके बाद नेक्स्ट क्या है, ये जस्ट मैंने ऑफिशियल जो हमारी वेबसाइट से जो अभी हम देख रहे थे, तो आपको ये चीजें याद रखनी है, देख लेना है इनको एक बार। मैंने जस्ट ऐसे इनको पिक्चर्स को आपको डाल दिया है, ठीक है। डिजिटल स्किलिंग के ऊपर काम हो रहा है, तो मेकिंग इंडिया द ग्लोबल डिजिटल टैलेंट हब। इसका टारगेट क्या है कि एम टू क्रिएट 1 करोड़ डिजिटल वर्कफोर्स, ठीक है, इन द इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। तो अभी के लिए लेटेस्ट जो हमारी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो उनकी कोशिश है कि हम डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर ही पूरा वर्कफोर्स बना दें, ठीक है। और करीब करीब 1 करोड़ इनका जो मतलब ये इतना लक्ष्य लेके चलते हैं। देन सेकंड चीज यहाँ पे जैसे आपका है कि गोइंग टू कैच यू इन नाइस। नाइस क्या है, नेशनल इंटर कॉलेज क्रॉसवर्ड एक्सपीडिशन। कुछ नहीं, एक्सपीडिशन है एक तरह का जो इंटर कॉलेजेस के अंदर होना है, जोनल, जैसे हमारे यूथ पार्टिसिपेशन होते हैं, यूथ फेस्टिवल्स होते हैं, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये अभी इन पे काम चल रहा है। देन सेकंड चीज आती है, फर्स्ट हमने क्या पढ़ा, AICTE, सेकंड हमारा आता है COA। COA इज काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, ठीक है। अब आर्किटेक्चर काउंसिल के बारे में हम पढ़ेंगे। ये क्या है, इट हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर प्रोविजन ऑफ आर्किटेक्ट्स एक्ट 1972। अगेन ईयर याद कर लेना है, एनैक्टेड बाय द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो ये कब एनैक्ट हुआ, 1972 के अंदर एनैक्ट हुआ और पार्लियामेंट में आया, and as a act पास हुआ है, and which came into force on 1st September 1972 के अंदर ये आया। तो द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ आर्किटेक्ट्स। जितने भी लोग आर्किटेक्चर करते हैं, आर्किटेक्ट बनते हैं, वो लोगों को इन पे रजिस्ट्रेशन करनी होती है। स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन अपना, मतलब अपनी क्वालिफिकेशन को जैसे वहां पे जैसे हम एक रिज्यूमे अपलोड कर देते हैं ना, इस तरीके से रजिस्टर करना होता है एज एन आर्किटेक्ट, ठीक है। तो recognized qualification and standards of practice to be compiled by the practicing architects। तो जैसे उनकी इंटर्नशिप्स वगैरह होती हैं, जो भी प्रैक्टिसेस वो करते हैं, जैसे आफ्टर लॉ आप लॉ करते हो, है ना, तो वो जो प्रैक्टिसेस होती हैं वो सारी इनको रजिस्टर करनी होती हैं। द काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर इज चार्ज्ड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रेगुलेट द एजुकेशन एंड प्रैक्टिस ऑफ प्रोफेशन। इस प्रोफेशन की सारी जिम्मेवारी ये जो काउंसिल है इनके ऊपर होती है थ्रू आउट इंडिया, ठीक है। एंड बिसाइड्स मेंटेनिंग द रजिस्टर ऑफ आर्किटेक्ट्स। तो इनका काम सिर्फ रजिस्टर मेंटेन करना नहीं है कि इतने ही लोगों ने जो है आर्किटेक्चर कर लिया है, रजिस्ट्रेशन तो हम इस पे करते करते हैं, बट बाकी भी जितने ऑल ओवर जितने भी इस प्रोफेशन के अंदर जितने भी रूल्स रेगुलेशंस बुक्स जो भी चीजें आती हैं वो सब ये मैनेज करते हैं। For this purpose, the Government of India has framed rules and Council of Architecture has framed regulations for as provided in the Architects Act। तो इनकी जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो इनके एक्ट में ही पास किए हुए हैं, यानी ऐसे ही हवा में कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं बनाए हुए हैं, प्रॉपर रिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस है विद द अप्रूवल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये काउंसिल पूरी तरह से आर्किटेक्चर की स्टडीज के ऊपर, मतलब उनकी सारी जो चीजें हैं वो देखती हैं। देन आती है हमारे पास थर्ड वन, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्चेस, ठीक है, ICHR। अब ये क्या करते हैं, इट इज एन ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन, यानी खुद से अपना काम, मतलब ऑटोनॉमस है, इनकी अथॉरिटी इनके पास खुद के पास है, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इट हैज एस्टैब्लिश्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर, दोनों ने एस्टैब्लिश किया। तो यहाँ पे याद रखना है आपको दोनों डिपार्टमेंट्स, क्योंकि मोस्टली चीजें हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करते हैं, बट यहाँ पे साथ में सोशल वेलफेयर के जो मिनिस्ट्री है जो है वो भी, उनका भी बीच में जो है कंट्रीब्यूशन है। तो ये कब आया, 27 मार्च 1972, सेम ईयर है, तो याद हो जाएगा आपको 1972 में, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ वर्किंग ग्रुप सेट अप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन दिसंबर 1971। 1971 में इसको रेकमेंड किया गया था, इसका सुझाव दिया गया था वर्किंग ग्रुप के द्वारा, तो 72 के अंदर इसे मतलब बना दिया गया, ठीक है। द रिस्पेक्टिव नंबर्स ऑफ द कमेटी वेयर प्रोफेसर, अब इसके अंदर कौन कौन है, प्रोफेसर RS शर्मा पटना, जो कि पटना यूनिवर्सिटी के चेयरमैन है, देन प्रोफेसर सतीश चंद्र। ये आपको इतना ज्यादा डिटेल करने की जरूरत नहीं है, नेम याद होते हैं तो वेरी गुड है, बट आप ईयर तक याद कर सकते हैं और ये एजेंसी क्या करती है, ठीक है।
तो ये हमारे सारे इसके जितने भी डॉक्टर एस.एन. प्रसाद हो गए डायरेक्टर हैं, एंड नेशनल अचीवर्स हैं, देन श्री जे वीरांगना है जो कि डायरेक्टर हैं, एंड इंटरनल फाइनेंस के मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर, देन दोरा स्वामी है डिप्टी एजुकेशन एडवाइजर मिनिस्ट्री अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर ही, ठीक है। यहाँ पे मिनिस्ट्री डिफरेंट है, ये याद रखनी है आपने। सो ICHR वाज रजिस्टर्ड अंडर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट में ये रजिस्टर हुई है, जैसे वो आर्किटेक्चर एक्ट में रजिस्टर हुई थी ना पार्लियामेंट में, इस तरीके से ये सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर इसे रजिस्टर किया गया है, बीइंग एन एक्ट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ लिटरेरी साइंटिफिक एंड चैरिटेबल सोसाइटीज इन इंडिया, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है फोर्थ वन ICPR। अब ये क्या है, फिलोसॉफिकल रिसर्चेस का डिपार्टमेंट की काउंसिल है। अब इसके अंदर क्या है, इट वाज सेट अप by the Ministry of Education, Government of India, was registered as a society in 19 मार्च 1977 के अंदर, ठीक है। ये भी सोसाइटीज एक्ट के अंदर ही रजिस्टर हुई 1860 में, ठीक है। जो मतलब ये एक्ट का ईयर है, सोसाइटी एक्ट जो है ना उसका ईयर है 1860, ठीक है। एंड इसका जो रजिस्ट्रेशन ईयर है वो है 1977, बट इट एक्चुअली स्टार्टेड फंक्शनिंग इन जुलाई 1981 के अंदर इसके अंदर जो काम है वो चला था। तो अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रोफेसर D.P. चट्टोपाध्याय, ठीक है, इनकी इंस्ट्रक्शंस के अंडर ये चला, चेयरमैनशिप के अंडर। तो इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है, अब इसके एम्स ऑब्जेक्टिव्स कुछ ज्यादा है, तो आपको एक रीडिंग ले लेनी है कि क्या एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है। नंबर 1 टू रिव्यू द प्रोग्रेस। अब एक तो जो आपके लिए बहुत सी इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो आपके लिए होंगे, जैसे कि हमें क्या देखना है कि ये किस फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं, तो नाम से पता लग रहा है कि फिलोसॉफिकल रिसर्चेस के ऊपर इनका पूरा मतलब अपडेशन है, उनका टाइम टू टाइम रिव्यू करते हैं ये। सो टू रिव्यू द प्रोग्रेस ऑफ रिसर्च इन फिलोसफी फ्रॉम टाइम टू टाइम, ठीक है। फिर ये स्पॉन्सर करते हैं और असिस्ट करते हैं ऐसे प्रोग्राम्स या प्रोजेक्ट्स को जो कि फिलोसफिकल रिसर्चेस के अंदर हो रहे हैं। देन टू गिव फाइनेंशियल सपोर्ट टू इंस्टीट्यूशंस, ऐसे संस्थान, ऐसे इंस्टीट्यूशंस, ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि इस फील्ड के अंदर रिसर्च कर रही हैं, उनको फंड करना, ठीक है। फिर टू प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस, उनको मतलब टेक्नोलॉजिकल अगर कोई असिस्टेंस चाहिए वो भी देना, रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए कोई चेंज चाहिए, कोई ट्रेनिंग चाहिए, वो भी ये प्रोवाइड करते हैं, उसके अरेंजमेंट्स भी ये करते हैं। टू इंडिकेट पीरियोडिकली एरियाज इन and topics on which research in philosophy should be promoted, तो ये बताते हैं कि फिलोसफी का ऐसा कौन सा एरिया, मतलब ये रिव्यू करते हैं ना, तो ये बताते हैं, एक रिपोर्ट देते हैं कि कौन से एरिया के अंदर कम रिसर्च हो रही है या कौन से एरिया के अंदर हमें रिसर्च प्रमोट करनी है फिलोसफी के अंदर, क्योंकि फिलोसफी भी एक अपने आप में बहुत बड़ी ब्रांच है, तो उसके अंदर कौन से एरिया के अंदर हमें आगे रिसर्च करनी है या प्रमोट करनी है, उसको भी ये करते हैं। टू कोऑर्डिनेट रिसर्च एक्टिविटीज इन फिलोसफी एंड टू एनकरेज प्रोग्राम इन इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च, तो ये चाहते हैं कि जितने भी एरियाज हैं अंडर फिलोसफी वो सारे ही एनकरेज किए जाएं, ठीक है। उसको ये मतलब उसके ऊपर ध्यान देते हैं। देन टू ऑर्गेनाइज स्पॉन्सर एंड असिस्ट सेमिनार्स, कहीं पे कोई ऐसे इस डिपार्टमेंट से रिलेटेड, फिलोसफी से रिलेटेड, इसकी रिसर्च से रिलेटेड सेमिनार्स को कंडक्ट करना, असिस्ट करना, स्पेशल कोर्सेज चलाना, स्टडी सर्कल्स चलाना, या वर्किंग ग्रुप्स या पार्टीज को मैनेज करना, या कॉन्फ्रेंसेस करना, वो सारा कुछ भी यही देखते हैं। देन to give grants for publication of digest journals periods, अगर फिलोसफी के एरिया के अंदर कोई भी ऐसी चीज जैसे पत्रिकाएं वगैरह जो छपती हैं, अगर वो कुछ छप रही हैं तो उनके लिए भी ग्रांट देते हैं ये। देन टू इंस्टीट्यूट एंड एडमिनिस्टर फेलोशिप, स्कॉलरशिप या फिर अवार्ड्स फॉर रिसर्च इन फिलोसफी बाय स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड अदर्स, तो अगर आप फिलोसफी के अंदर डॉक्टरेट करते हैं या कोई भी अगर रिसर्च वर्क करते हैं या कुछ भी है, तो आपको स्कॉलरशिप्स वहां पे जैसे हमें JRF में मिलती है, तो वैसे ही सेम यहाँ पे अवार्ड दिए जाते हैं, स्कॉलरशिप्स दी जाती है, वो भी ये देते हैं इन द एरिया ऑफ फिलोसफी। देन टू डेवलप एंड सपोर्ट डॉक्यूमेंटेशन सर्विसेज, ठीक है, जितनी भी इसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है वो सारी इनके अंडर होती है। देन इंक्लूडिंग इनकी मेंटेनेंस जो है डेटा की जितनी भी रहती है, या फिर कोई भी आपने करंट रिसर्च जो फिलोसफी में हुई है उसके बारे में, या कंपाइलेशन ऑफ अ नेशनल रजिस्टर ऑफ फिलोसफर्स, तो
ये भी जैसे वो हमने देखा कि आर्किटेक्ट्स का सारा एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है, उसी तरीके से फिलोसोफर्स को भी यहाँ पे मेंटेन करके रखते हैं कि कौन है, कहाँ पे है, क्या है. Then to promote collaboration in research between Indian philosophers and philosophical institutions and those from other countries. तो दूसरी कंट्रीज से और हमारी कंट्रीज से जितने भी philosophers हैं और philosophical institutions हैं उनको लिंक करना. Then to take special steps to develop a group of talented young philosophers and to encourage research by young philosophers working in universities and other institutes. तो ये promote करते हैं कि जो नए philosophers हैं वो philosophical researches को करें. Then to advise the government of India on all such matters, जितने भी इनके ये सारे matters हैं इनके ऊपर ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को असिस्ट करते हैं, मतलब उनको गाइड करते हैं, एक तरह से एडवाइस करते हैं. Then to enter into collaboration on mutually agreed terms with other organizations, agencies, या मतलब खुद तो प्रमोट करते ही करते हैं, दूसरों को भी बोलते हैं कि हमें प्रमोट कीजिए, यानी कि उनके साथ लिंक अप करते हैं दूसरे इंस्टीट्यूशंस के साथ, ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, एजेंसीज के साथ, कि हमारे जो रिसर्चर्स हैं, फिलोसफी के जो रिसर्चर्स हैं, उन्हें प्रमोट किया जाए. Then to promote teaching and research, जो हमारे फील्ड का है, हमारे फील्ड में टीचिंग के अंदर मतलब रिसर्चर्स को, फिलोसॉफिकल रिसर्चर्स को प्रमोट करते हैं. Generally to take all such measures as may be found necessary from time to time, जितना भी कोई एक इम्पोर्टेंट स्टेप लेना जो कि फिलोसफी के फील्ड में, एरिया में रिक्वायर्ड हो टाइम टू टाइम, ये उसको असेस करते हैं, देखते हैं कि कोई अब हमें कुछ करने की जरूरत है तो वो करते हैं. Then to create academic, administrative, technical, ministerial या फिर other post in the council and to make appointments there to in accordance with the provision of rules and regulations. और अपनी जो भी ये इनकी जो पूरी बनी हुई है एजेंसी, इसके ऊपर टाइम टू टाइम ये पोस्ट जो है वो निकालते हैं, चाहे वो एकेडमिक हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब हो, चाहे टेक्निकल हो, और उसके प्रॉपर रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ उनको हायर करते हैं, ठीक है, अपॉइंट करते हैं. देन ये हो गए सारे आपके फिलोसफी के, मतलब इसमें से पूरे में से आपको ये पता लगा कि इंडिया के अंदर जितनी भी रिसर्चेस फिलोसफी के एरिया के अंदर जो हो रही हैं, उसकी जितनी भी डोमेन्स हैं फर्दर उसके अंदर हो रही हैं, वो सारे इस डिपार्टमेंट के अंदर, इस काउंसिल, ये जो काउंसिल है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है. नेक्स्ट काउंसिल आती है इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंसेज रिसर्च, ठीक है, सोशल साइंस ICSSR फुल फॉर्म याद कर लेना. ये कब एस्टैब्लिश हुई है? इन द ईयर ऑफ 1969 के अंदर एस्टैब्लिश हुई है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू प्रमोट रिसर्च इन सोशल साइंसेज इन द कंट्री, ठीक है. अब इनके क्या एम्स हैं, ये किस चीज को प्रमोट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये भी रिव्यू करते हैं टाइम टू टाइम द प्रोग्रेस ऑफ सोशल साइंस रिसर्च एंड गिव एडवाइस टू इट्स यूजर्स. तो जो भी उसके यूजर्स हैं या जो भी उसको कर रहे हैं, उनको ये रिव्यू करते रहते हैं टाइम टू टाइम. हमारे जो सोशल साइंस के अंदर जितनी भी मतलब सामाजिक शिक्षा जो है उसके अंदर जितनी भी हमारी फील्ड है, उनके अंदर होने वाले रिसर्चेस को ये प्रमोट करते हैं, स्पॉन्सर करते हैं सोशल साइंस रिसर्च प्रोग्राम्स को, प्रोजेक्ट्स को, एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रांट्स देते हैं इंस्टीट्यूशंस को एंड इंडिविजुअल्स को फॉर रिसर्च के लिए, मतलब ताकि वो उस फील्ड के अंदर रिसर्च करें. Institute and administer scholarships and fellowships for research in social sciences, ठीक है. तो ये मतलब scholarships और fellowships भी देते हैं इस एरिया के अंदर. Then indicate areas in which, ये सारे वही चीजें हैं जो हमने ऊपर पढ़ी हैं उनके लिए, तो बस ये है कि ये social sciences के एरियाज में करते हैं, यानी यहाँ पे ये वो वीक एरियाज देखते हैं, वीक एरियाज इन द सेंस जिनके अंदर अभी भी सोशल साइंसेस में काम नहीं हुआ है और ये चाहते हैं कि इस फील्ड के अंदर रिसर्च करे कोई, इस फील्ड के अंदर इस फील्ड को और ज्यादा प्रमोट किया जाता है फिर उसके अंदर, ठीक है. देन नेक्स्ट आता है गिव फाइनेंशियल सपोर्ट टू इंस्टीट्यूशंस, एसोसिएशंस, जर्नल्स एंगेज्ड इन सोशल साइंस रिसर्चेस. तो ऐसे कोई भी जर्नल्स हैं या ऐसे कोई भी इंस्टीट्यूशंस हैं, कोई भी ऐसी एसोसिएशन है जो इस फील्ड के अंदर काम कर रही है सोशल साइंसेस के अंदर, तो उसे ये फाइनेंशियली सपोर्ट करते हैं. Then arrange for technical training in research methodology and to provide guidance for research. तो कैसे रिसर्च करनी है, रिसर्च होगी कैसे, उसकी क्या क्या मेथड्स होते हैं, ठीक है. जैसे हम पढ़ते हैं रिसर्च की मेथोडोलॉजी डिफरेंट होती है, ठीक है, हर टॉपिक वाइज ही डिफरेंट हो जाती है, तो उसको समझाने के लिए, उसको कराने के लिए भी ये टेक्निकल ट्रेनिंग देते हैं.
Then coordinate research activities and encourage programs for interdisciplinary research. तो हर फील्ड में रिसर्च हो सोशल साइंसेज के अंदर, कोई भी एरिया जो है वो मतलब डिसिप्लिन, हर डिसिप्लिन के अंदर हो, तो उसके लिए ये एक्टिविटीज को एनकरेज करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं. Then develop and support centers for documentation, services and supply of data. तो जितना भी डेटा है उसकी सप्लाई, उसकी डॉक्यूमेंटेशन, उसका डेवलपमेंट, उसकी सारी सपोर्ट जो है वो इनके द्वारा प्रोवाइड की जाती है. देन ऑर्गेनाइज करते हैं, स्पॉन्सर करते हैं, फाइनेंस करते हैं किसको, सेमिनार्स, वर्कशॉप्स एंड स्टडी ग्रुप्स को. ठीक है. देन लास्ट वन ये क्या करते हैं, दे अंडरटेक पब्लिकेशन. ठीक है, छापते हैं, जैसे हम अपनी जो जर्नल्स होते हैं उनके अंदर जो पत्रिकाएं हैं वो जो छपती हैं, ठीक है, जो कि पब्लिश होती हैं, तो पब्लिकेशंस के लिए ये रिस्पॉन्सिबल एंड ये असिस्ट करते हैं पब्लिकेशंस को और डिफरेंट जर्नल्स एंड बुक्स इन सोशल साइंसेस. ठीक है. तो एडवाइस टू द Government of India on all matters pertaining to social science researches may be referred to it from time to time. तो समय समय पर इनको जो चीजें लगती हैं ये गवर्नमेंट को उसके ऊपर एडवाइस करते रहते हैं, सर्वेस करके, रिव्यू करके कि अब हमें इस चीज के लिए अपडेट होने की जरूरत है, अब हमें इस चीज के लिए जरूरत है, तो ये भी इनका काम है. ठीक है. ये आपने 5 जो एजेंसीज पढ़ी डिफरेंट. देन अब 6th आती है जो कि हमारी बहुत ही फेमिलियर है और हम इसके बारे में बहुत कुछ जानते भी हैं और बहुत कुछ शायद नहीं भी जानते हैं. यूजीसी है ना. यूजीसी क्या है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन. ठीक है, ये ग्रांट्स है, ग्रांट नहीं है, पहली बात. यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन. और इतना बेसिक क्वेश्चन तो नहीं आएगा कि वो यूजीसी की फुल फॉर्म आपसे पूछेंगे ऑब्वियसली, हाँ, बट इसके फंक्शंस, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमसे पूछ सकता है स्टिल, और पूछी भी गई हैं पहले भी. तो यूजीसी के बारे में कुछ आप लोग जानते हो या आप क्या जानते हो यूजीसी के बारे में? कौन है यूजीसी, क्या है, किस तरह की एजेंसी है? एनी इंफॉर्मेशन? नो. ओके. देखो यूजीसी क्या है, एक ऐसी एजेंसी है जो कि इंडिया की, अगर हम जैसे हमने एआईसीटीई की बात की तो वो टेक्निकल यूनिवर्सिटीज को होल्ड करी है. तो टेक्निकल को छोड़ के इंडिया की बाकी जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं उनके रूल्स रेगुलेशंस मेंटेन करना, उनको प्रमोट करना, उनको रेगुलेट करना, सारा काम यूजीसी देखती है. ठीक है. यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन. दूसरा जो एक आपको क्वेश्चन कई बार आया है, एक तो ये 1956 के अंदर बनी है, यहाँ पे ईयर नहीं डाला है बट हाँ आपको ईयर वाले डॉक्यूमेंट के अंदर इसका ईयर मिल जाएगा. और दूसरा जो इम्पोर्टेंट चीज आपको पता होना चाहिए कि इसको किसने रेकमेंड किया है. ठीक है. तो इसे राधा कृष्णन कमीशन ने रेकमेंड किया है, जिसे हम यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी बोलते हैं. तो वो कमीशन ने जो है इसे रेकमेंड किया, जिसके द्वारा इसे 1956 के अंदर इसे बनाया गया. ठीक है. इसे भी संविधान के अंदर एक एक्ट द्वारा पास किया गया है और इसकी काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं. ठीक है. जो फंक्शंस हैं वो क्या है? नंबर 1, प्रमोटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग यूनिवर्सिटी एजुकेशन. जितनी भी, जैसे मैंने बता ही दिया आपको ऊपर ये एक ही लाइन में, कि जितनी भी जो एजुकेशन यूनिवर्सिटीज में दी जाती है अदर देन टेक्निकल, ठीक है, वो सारी यही प्रमोट करते हैं और हैंडल करते हैं. तो वही चीज आ गई, प्रमोटिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग यूनिवर्सिटी एजुकेशन. ठीक है. डिटरमाइनिंग एंड मेंटेनिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचिंग, एग्जामिनेशन एंड रिसर्च इन यूनिवर्सिटीज. तो टीचिंग या फिर उनका पेपर लेना, जैसे एग्जामिनेशन, या फिर उस एरिया, उनके सारे के एरिया में जितनी भी रिसर्चेज हो रही हैं, जैसे हम लोग भी जो पीएचडीज कर रहे हैं या फिर जो लोग मास्टर्स कर रहे हैं, उसके अंदर जो रिसर्चेज हो रही हैं वो सब ये लोग मेंटेन कर रहे हैं उसको. देन फ्रेमिंग रेगुलेशंस ऑन मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन. तो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस इनको चाहिए अच्छे स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने के लिए एजुकेशन के, वो ये बनाते हैं. मॉनिटरिंग डेवलपमेंट्स इन द फील्ड ऑफ कॉलेजिएट एंड यूनिवर्सिटी एजुकेशन. डिसबर्सिंग ग्रांट्स टू द यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस. तो ये फंड करते हैं यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को. ठीक है. हर फील्ड के अंदर. Serving a vital link between the union and state governments and institutions of higher learning. तो जो भी हमारी केंद्र
केंद्रीय सरकार या फिर राज्य सरकारें हैं और जितने भी हमारे ऑल ओवर इंडियन इंस्टीट्यूट्स हैं उनके बीच में लिंकअप का एक बहुत ही बड़ा लिंक है, मतलब एक बड़ा लिंक है उनके अंदर, उनके आपस में, मतलब उनको कोऑपरेट कराने का, कोऑर्डिनेट कराने का। देन advising the center and state governments on the measures necessary for improvement of education, university education। तो अगर इनको लगता है कि विश्वविद्यालय की शिक्षा में कोई भी अपडेट होने वाली है या कोई भी चीजें नेसेसिटी है, किसी चीज की जरूरत है, तो वो भी ये सेंटर स्टेट गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम एडवाइस करते रहते हैं। ठीक है, अब ये आपकी जो आपने डिफरेंट एजेंसीज पढ़ी, ये मैंने आपको ऑफिशियल वेबसाइट से पढ़ के बता दिया। तो ये आपने डिफरेंट 6 एजेंसीज पढ़ी जो कि आपकी डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के अंडर आती हैं। ठीक है, अगर आप इसे ऑफिशियली भी जाके देखते हो तो यहाँ पे डिपार्टमेंट्स, अगर हम हायर एजुकेशन में देखते हैं, ठीक है, तो इसके अंदर आती हैं ये हमारी सारी आपकी डिफरेंट, कहाँ गया, इंस्टीट्यूशंस, ये है। ठीक है, AICTE है, COA है, ICHR आती है, ICPR आती है, ICSSR आती है और UGC आती है। ओके, ये हमने सारी की है। अभी जो नेक्स्ट चीज आपको समझनी है, ये तो आपने कर लिया कि क्या स्कीम्स क्या हैं, ओपन हुई हैं, और मोस्टली इनमें फुल फॉर्म्स है, मतलब छोटी शॉर्ट फॉर्म्स हैं सारी की सारी। ठीक है, बाकी जो चीजें हैं जैसे कि युक्ति है, NIRF है, ARIIA है, ठीक है, ये भी नया स्कीम है। देन वन मोर कैब है, ठीक है, NBA क्या है, NAC क्या है, ये सारी चीजें हम कल के लेक्चर में करेंगे, बिकॉज आज अभी आपको इतना ही पहले पढ़ना है। इट इज मोर देन एनफ फॉर वन डे। ठीक है, आपको ये बहुत सारे फंक्शंस याद करने पड़ेंगे, इसमें ईयर याद करने पड़ेंगे, इससे रिलेटेड जितनी भी ईयर है एजेंसीज के, ठीक है, जो कि आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अगेन कह रही हूँ कि ईयर याद करने और फुल फॉर्म याद करनी, दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फंक्शंस तो आप जैसे मेन फंक्शंस तो आपको याद ही हो जाते हैं, कई चीजों के तो नेम से ही क्लियर हो जाते हैं कि किस चीज के नेम से। जैसे अगर आप विद्वान पढ़ रहे हो तो एक्सपर्ट्स के लिए है, मतलब कई चीजें नेम से ही क्लियर है, वो आपको याद करनी ज्यादा ईजी होती है। ओके, इज इट क्लियर? यस मैम। यस मैम। ओके, यस अभी के लिए इसको